गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, कहाँ तक आए थे कल? पढ़ा आपने? आपको जो होमवर्क दिया था पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए? पूजा, पूनम, रीना, आपको कोई होमवर्क दिया जी था? मैम। पढ़ पाए आप लोग? हाँ या ना में बात कीजिए। पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए? पूजा, पूनम, रीना, आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या आप लोगों ने कल जो होमवर्क दिया था वो पढ़ा? मैम थोड़ा सा पढ़ा, अच्छा। पात्र और वो आरण्य। अच्छा, ठीक है। मतलब जब आपको प्यास लगती है तभी कुएं को खोदने का प्रयास चलता है आपका, ऐसा ही ना? पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा हम लोग अब तक करते आए हैं। शायद ही आप उस चीज को समझ पाए या नहीं समझे, मुझे नहीं पता। इस पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, हिंदी उपन्यास साहित्य का विकासात्मक अध्ययन परिचय, है ना? इस विकासात्मक परिचय के माध्यम से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर पूर्व हिंदी उपन्यास, ओके। तो इसके संदर्भ में हम ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुके हैं। आपके वीडियो आपके गूगल क्लासरूम पर है, आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो। इसके संदर्भ में किसी को कोई डिस्कशन करना है, यू डिस्कस इट। उसके पश्चात हम लोग हिंदी उपन्यास विधा में कृष्णा सोप्ती जी के योगदान को आपको बता चुके हैं। कृष्णा सोप्ती का उपन्यास समय सरगम में कृष्णा सोप्ती के जीवन परिचय को आधारित जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसके साथ भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और खासतौर पर पूजा आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। यहाँ से आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जो आपको आप घर पर पढ़ने के लिए बोला था, 3.2 समय सरगम उपन्यास का अनुशीलन, ओके। तो यहाँ से 1 से लेकर 6 तक ये जो यात्रा है कथा वस्तु की, उद्देश्य तक की, तो ये आपको पढ़ना था। ये आपको होमवर्क दिया था कल की तासिका में कि ये आप पढ़कर आइएगा, लेकिन आप में से किसी ने भी ये पढ़ने का प्रयास नहीं किया है, ओके। चलिए, आफ्टर ऑल आज की तासिका में हम इसे आपके जरिए पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि क्या है समय सरगम उपन्यास, उपन्यास विधा का स्वरूप, उसके तत्व, उसकी चर्चा हम लोग सभी कर चुके हैं, है ना? तो स्क्रीन तो दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया गया था कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो उपन्यास के तत्वों में ये जो तत्व है ये अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आते हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ओके। अब देखिएगा, इन 6 पॉइंट्स के आधार पर अब आपको ये उपन्यास विधा का तात्विक विवेचन यदि पूछा जाता है तो आपको ये नहीं बताना है, बट ये जो तत्व आपको बता दिए गए हैं ये तत्व आपको इसलिए बताए हैं कि आपको आने चाहिए। कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये 6 तत्व आपको बता दिए गए। कि कथा वस्तु क्या होती है, तो कथा वस्तु में 2 मुख्य कथा होती है। एक, 2 कथाओं को बांटा जाता है, एक मुख्य कथा होती है और एक भूल गए आप लोग, एक आधिकारिक कथा होती है और एक प्रासंगिक कथा होती है। एक मुख्य कथा होती है और एक गौण कथा होती है ना? मुख्य कथा मुख्य पात्रों के आधार पर चलती है और गौण पात्रों के आधार पर गौण कथा वस्तु चलती है, ये आपको बताया था। कथोपकथन या संवाद, संवाद यदि बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं, है ना? तो संवाद भी कथा वस्तु के आधार पर और पात्रों के आधार पर होनी चाहिए।
जैसा देश काल होता है, जैसा वातावरण होता है, वैसे भाषा शैली होनी चाहिए। देखिएगा, एक के ऊपर दूसरा कैसे डिपेंड होता है। जैसा देश काल वातावरण होगा, मानते हुए चलेगा कि ग्रामीण आंचल का वातावरण दिखाई देता है, तो ग्रामीण आंचल में अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन नहीं होगा। यदि शहरी नगरी वातावरण को दिखाया जाता है, तो शहर का जो वातावरण होता है उसमें अंग्रेजी का मिक्सिंग पाया जाता है। तो अंग्रेजी का मिक्सचर जहां पर पाया जाता है, वह देश काल वातावरण और उसके साथ उसकी भाषा शैली डिपेंड करती है। अब हर एक का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और वही प्रयोजन हमारे उद्देश्य के आधार पर, जो उद्देश्य होता है कथा वस्तु लिखने के लिए या उपन्यास निर्माण के पीछे, कहीं ना कहीं उद्देश्य छिपा रहता है। तो इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है और क्या समझाना चाहते हैं, तो इस बात को लेकर ये जो 6 तत्व है उसे आपको याद करना था। कल आपको यही चर्चा करनी थी कि इसी प्रश्नों के आधार पर, जैसे देखिए, अब आपको प्रश्न पूछा जाता है, इस समय सरगम इस उपन्यास का तात्विक विवेचन कीजिए। पहला प्रश्न है, आपके पास आपकी कॉपी होनी चाहिए नोट, और उस पर आप लोग लिखते रहिए। पहला प्रश्न आपका तैयार हो रहा है, उपन्यास विधा के आधार पर समय सरगम उपन्यास का तात्विक विवेचन कीजिए। अब देखिए, अब तात्विक विवेचन यदि आपको करना है, और यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि समय सरगम इस उपन्यास के आधार पर उपन्यास विधा का तात्विक विवेचन कीजिए। अब तात्विक विवेचन से तात्पर्य क्या होगा? निश्चित तौर पर ये जो तत्व है, इन तत्वों के आधार पर आपको प्रश्न लिखने हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न आपको जैसा पूछा जाता है उसी हिसाब से आपका प्रास्ताविक होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपकी पहली पंक्ति ये होनी चाहिए कि समय सरगम यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास कृष्णा सोप्ती जी के द्वारा लिखित है। इस उपन्यास में वृद्धावस्था के आधार पर अनेकानेक प्रकार के पात्रों की समसामयिक रूप से चर्चा की गई है। यह उपन्यास पारिवारिक धरातल पर आधारित उपन्यास है, चूंकि सामाजिक समस्याओं को भी वह उजागर करता है। उपन्यास विधा के आधार पर यदि इस उपन्यास की तात्विक विवेचना की जाए, तो इन उपन्यास के तत्व निम्नानुसार पाए जाते हैं। फिर उस उपन्यास के तत्वों को, जैसे यहाँ पर बताए गए, कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। अब इसे आपको कैसे बनाने हैं? एक गोला बनाना है और इनटू ब्रैकेट में उसे एरो एरो करते हुए उसको कथा वस्तु इस प्रकार से लिखना है। ओके, और उसके बाद में ये जो तत्व है, इन तत्वों का विवेचन निम्नानुसार, ऐसे आपको लिखना है। फिर कथा वस्तु। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते, ये जो कथा वस्तु और उपन्यास के बारे में बताए, तो ये केवल आपको ध्यान में रखिएगा, ये उपन्यास की बात कर रहे हैं, समय सरगम की नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये सब ये आपको समझाने के लिए दिया था कि उपन्यास के तत्व कौन से होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस मैम। ओके। अब देखिए, ये प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आपको प्रश्न कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है, जैसे उन्होंने बताया है 3.2। अब हम लोग चलते 3.2 पर। तो ये आपको प्रश्न ऑलरेडी दे चुके थे हम, आपको होमवर्क जो दिया था उस दिन क्लासरूम पर ही, गूगल क्लासरूम पर डलवाए थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो। ये कृष्णा सोप्ती का परिचय लग गया जो आपने बताया था पूजा, यह उनकी कृतियों का परिचय है। कृतियों के परिचय के बारे में शायद ही कोई आपसे सवाल करे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए पीडीएफ पूरा का पूरा जो है वह डाल दिया। या आप आपके अथर्व पब्लिकेशन से भी ले सकते हो, आपके पास होगा अथर्व पब्लिकेशन, जलगांव में ही है, और वो बंद नहीं रहता है, हमेशा खुला रहता है। एकमात्र ऐसा उपादान है दोस्तों की लाइब्रेरी, जिसके साथ हम बहुत अच्छे से लगाव से रह सकते हैं, वो कभी बंद नहीं होती है। किताबों के दुनिया में चलना सीखिए। अब ये जो है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि उनका जो उपन्यास है, उनकी जो कविताएं हैं। अब देखिए, यहां से समय सरगम उपन्यास का अनुशीलन क्लियर हो रहा है आपको? पूजा, यस मैम।
दिखाई दे रहा है? आपको बोला था हमने 3.2 समय सरगम उपन्यास का अनुशीलन, इतना बड़ा है। उस उपन्यास का अनुशीलन निम्न मुद्दों के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, पहला पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर, कथा वस्तु। अब दूसरा पॉइंट यदि हम लोग देखते हैं, देखिए आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसलिए पूरा स्क्रीन आपके सामने शेयर किया हुआ है। ये आ गया आपका दूसरा तत्व, पात्र तथा चरित्र चित्रण। जो आपको 6 तत्व अभी अभी बताए थे, बस वही के वही यहाँ पर उठाए गए हैं और उसी को आपके सामने बताए भी गए हैं और उसका विश्लेषण आपको करना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला तत्व जो है वो कथोपकथन या संवाद। आ रहे या नहीं आ रहे हैं? यस मैम। हाँ। अब इसे इन तीनों को लर्न कर लिया आप सभी लोग। पहला तत्व कौन सा है बताओ? कथा वस्तु। वेरी गुड। दूसरा तत्व कौन सा है? पात्र, चरित्र और संवाद। तथा चरित्र चित्रण। वेरी गुड। तीसरा तत्व कौन सा है? कथा कथान या संवाद। कथोपकथन या संवाद। ठीक है। चौथा तत्व कौन सा है? देश काल तथा वातावरण। वेरी गुड। पांचवा तत्व कौन सा है? भाषा शैली। भाषा शैली। और छठा तत्व कौन सा है? उद्देश्य। चलो बताओ अब एक एक करके। पूजा, सब बताओ आप, चलो। फटाक से, इतना टाइम नहीं अपने पास। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे 6 के 6 पॉइंट चाहिए आपसे सब। पूनम चलो बताओ बेटा। नीलोफर। कथा वस्तु, हाँ। पात्र तथा चरित्र चित्रण, हाँ। देश काल वातावरण, हाँ। भाषा शैली, हाँ। कथोता कथोपन कथा या संवाद, कथोपकथन। उद्देश्य। बोलो एक बार और। कथोपकथन। फिर से एक बार बोलो। कथोपकथन। फिर से एक बार बोलो। कथोपकथन। कथोपकथन। चलो संवाद बोल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो। संवाद, हाँ उद्देश्य। पूनम। पूनम। मैम, हाँ। मैम ऐसा कंपलसरी तो नहीं ना, ये पॉइंट सीक्वेंस वाइज लिखो। जैसे हम अगर ऊपर वो राउंड लिख के पहले कथा, कथोपन, संवाद और बाद में पात्र तथा चित्रण लिखते, तो वैसे चलता है क्या? आपके पैर नीचे हैं और आपके पैर यदि सिर पर आ गए तो चलेगा आपको? नहीं मैम। आपके आपकी आंखें ऊपर चेहरे पर दिखाई देती है, पीठ पीछे दिखाई दिए तो चलेगा आपको? नो मैम। हाँ तो बस बेटा बिल्कुल वैसे ही है ना? जैसे जो पॉइंट्स देखिए, पहली बात है, पहले क्या आएगा? पहले तो कथा वस्तु आएगी। कथा वस्तु में बाद में क्या आएगा? पात्र आएगा। ओके। फिर पात्रों के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा? पात्र। भाषा शैली। देश काल तथा, नहीं, कथोपत कथा या संवाद। कितने कंफ्यूज है यार। फिर से एक बार उस पेज पर मैम ये जाना। दोनों में ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, हाँ जी। इसके लिए मैं पूछ रही थी आपको। हाँ बेटा बोलो। ये संवाद, संवाद और देश काल में ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। पहले देश काल ही आ रहा है दिमाग में, बाद में संवाद आ रहा है। देखिए फिर से एक बार हम उस पृष्ठ पर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, आप लोगों की कंफ्यूजन अभी दूर करवा देते हैं। आपके सामने होता है ना, तो वो स्क्रीनशॉट मत निकालिए, बस आप अभी ना आप लोग पूरे रट्टा लगाइए उसका, एक एक करके सब बच्चे उसे याद करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इस तरीके से यदि हम लोग आगे बढ़ते चले गए ना, तो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। अब तभी बता देते मैडम ये इसके साथ हमें कंफ्यूजन हो रही है तो हम आगे नहीं बढ़ते बेटा। ये इतने सब पेजेस को फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ता है ना। पेज कॉपी लिखी नहीं, नहीं लिखा था आपने उस समय में? हमने बोला था आपको कि लिख लो। लिखा था मैम। तो कितने लोग लिख पाए?
मैंने लिखा है मैम। कौन है आप? नीलोफर? नहीं मैम, प्रियंका। प्रियंका। नीलोफर जुड़ी नहीं क्या आज? नहीं मैम। चलो याद करो उसे। पहले कथा वस्तु आती है, पात्र, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा, शैली, उद्देश्य। चलो एक एक करके। पूजा। ते लोड आणि ते उचलायला लावणं त्यांना. हाँ जी पूजा, यस मैम। चलो जल्दी से रट्टा लगाना है। छह की छह आपको बता। पढ़ो पहले एक बार, पढ़ो। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण हम्म, कथोपन कथन या संवाद देशकाल तथा वातावरण भाषा शैली हम्म, उद्देश्य। फिर से एक बार पढ़ो। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण हम्म, वो संवाद हाँ। भाषा शैली उद्देश्य। फिर से एक बार पढ़ो। पूनम, कथा पूनम, पूनम पढ़ेगी अभी। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण कथोपकथन या संवाद देश काल तथा वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। फिर से एक बार पढ़ो बेटा। कथा वस्तु हम्म, पात्र तथा चरित्र चित्रण कथोपकथन या संवाद देश काल तथा वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीना, रीना। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण कथोपकथन या संवाद देशकाल वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। वेरी गुड। लर्न हो गए सभी के? यस मैम। फिर से एक बार लेना है। चलो बताओ। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण कथोपन कथ्य या संवाद देशकाल तथा वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। हाँ पूनम। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण कथोपकथन या संवाद देशकाल तथा वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। रीना। कथा वस्तु पात्र तथा चरित्र चित्रण कथोपकथन या संवाद देशकाल तथा वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। वेरी गुड। प्रियंका। कथा वस्तु पात्र चरित्र या चित्रण संवाद कथोपकथन देश काल वातावरण भाषा शैली और उद्देश्य। चलो कितने बच्चे हैं? और कौन बाकी है? नीलोफर। है ही नहीं मैम आज। कितने बच्चे हैं? पूजा। मैम 5 पल्लवी है। बाकी है मैम। पल्लवी चलो जल्दी से बोलो बेटा। पल्लवी। कथा वस्तु हाँ। कथा वस्तु पात्र चरित्र चित्रण कथोपकथन देश काल वातावरण भाषा शैली उद्देश्य। वाह मेरे यार, बहुत बढ़िया। चलो कितने तत्व हैं? 6। 6। अब आप लोग कितने जुड़े हो? 6 5 5 लोग जुड़े हैं। हमें भी पकड़ो आप लोग, है ना। चलो हम भी करते स्टडी आपके साथ साथ, कोई बात नहीं। हाँ अब ले लो एक एक पात्र, एक एक तत्व, एक एक आदमी ले लो। कौन ले रहा है? पूजा। आरण्या। अच्छा आप पात्रों की चर्चा करोगे। पूनम, पल्लवी, कौन ले रहा है कथा वस्तु को? प्रियंका आप कथा वस्तु को ले लो। ओके मैम। आपको कथा वस्तु दिखाई दे रही है? यस मैम। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा प्रियंका जी? यस मैम। हाँ चलो पढ़ो बेटा उसे। और पुरानी और सुनो मेरी बात। कथा वस्तु, इस पॉइंट को आपको अधोरेखित करना है कि आज मैं कथा वस्तु को बताना चाहती हूँ। और इस कथा वस्तु को केवल सुनाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है। इसके बाद में पहले पढ़ा दीजिए और उसके बाद में इनको समझा दीजिए। चलो स्टार्ट नाउ। मेरा नाम प्रियंका सालुंके है। आज मैं आपको कथा वस्तु समय सरगम उपन्यास का सारांश बताने वाली हूँ। पुरानी और नई सदी को समेटता हुआ उनका सबसे ताजा व नवीनतम पड़ाव समय सरगम नामक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 2000 में हुआ है। संयुक्त परिवार के भीतर और बाहर वरिष्ठ नागरिकों
नागरिकों को के प्रति उपेक्षा और उदासीनता समय सरगम में अंतर्निहित है। आज के बदलते भारतीय दृश्य में यह उपन्यास व्यक्ति की विश्वव्यापी स्वाधीनता, उसके वैचारिक विस्तार और नए संस्कार संदर्भों के प्रतिध्वनित करता है। उपन्यास का विषय लेखिका के जीवन पर काफी प्रकाश डालता है। इस उपन्यास में 21 अध्याय है। इस उपन्यास के सभी पात्र जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। बस इतना ही मैम। पूरा पढ़ना है आपको? इस उपन्यास की नायिका अरण्या अकेली औरत है और उसने अकेले जीने का निर्णय कर लिया है। अरण्या पेशे से लेखिका है। उम्र से बूढ़ी जरूर है लेकिन मन से नहीं। नायक ईशान जो विदुर है, पत्नी की मृत्यु के बाद उसका इकलौता एक बेटा भी मर गया है। ईशान परंपरागत ढांचे में ढले हुए है और वे अच्छे मित्र भी है जो जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचे हैं। अरण्या के माध्यम से कृष्ण सोबती यह बताना चाहती है कि विवाह व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। पारिवारिक जीवन से अलग रहकर भी वह व्यक्तित्व और सामाजिक दृष्टि से सार्थक जीवन जी सकती है। अरण्या परिवार में विश्वास नहीं रखती। उसके मत से व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। अरण्या के व्यक्तित्व में लेखिका का व्यक्तित्व झलकता है। लेखिका ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है। परिवार का शोरगुल आवाजें आदि लेखक को अपना काम करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ईशान भाग्यवादी, नियतिवादी, रिटायर्ड अफसर है। उनकी 2 लड़कियां बाहर पढ़ती है। एक ही बेटा था जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। वे अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने बेटे का गम सताता है, लेकिन नहीं सताता है। उनके बेटे लागी ने लिखे पत्र को वे पढ़ते बैठते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में अरण्या का आना ईशान के जीवन को हरा भरा कर देता है। अरण्या अकेली है और ईशान भी है। ऐसे में दोनों सोचते हैं कि दोनों शेष जीवन के सुख दुख को साथ बांट ले। वे दोनों चाय, नाश्ता, डिनर के साथ साथ सुबह शाम घूमने का आनंद लेते हैं। अरण्या जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समेटना चाहती है। हर पल वो खुशी से जीना चाहती है। उसे मृत्यु का भय नहीं है। वह कहती है, आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारे हैं। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। ईशान को 1 महीने के लिए दिल्ली के बाहर जाना था। जाने से पहले टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल, घर की चाबी और कुछ नगद अरण्या के हाथ में दे जाते हैं। एक लिफाफा देते हैं जिसमें एक वसीयत की काफी रख दी है। यात्रा में उन्हें यदि कुछ हो जाए तो उनकी जो 2 बेटियां हैं उन्हें सब कुछ मिले। दमयंती ईशान की दोस्त है। पति के मृत्यु के बाद वह अध्यात्म में अपना वक्त बिताती है। साधु महात्माओं के बीच रहती है। दमयंती जवानी के दिनों में अत्यंत सुंदर चुस्त हुआ करती थी। दमयंती के परिवार में बेटे बहुएं हैं। फिर भी उस परिवार में उसकी उपेक्षा होती है। उसके बेटे उसके साथ परायों जैसा बर्ताव करते हैं। वह अपने ही घर में पराई है। वह अपना दुख अरण्या को बताती है। मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों कर परेशान होती। बच्चे साथ रहते हैं। मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है। खर्चा मैं कर रही हूँ और मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। बिना मेरी इजाजत मेरा सामान इधर से उधर करते रहते हैं। अरण्या, मैं बहुत दुखी हूँ। पीछे आश्रम गई तो माधव को धमकाते रहे। बताओ मम्मा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। बच्चों की ऐसी हरकतों से मेरा धीरज खत्म हो रहा है। एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो बहू ने मेरे दीवान उठा लिया और अपने कमरे में रख दिया। पूछने पर कहा कि उसे पसंद है।
मैं ड्राइंग रूम में अपने मेहमानों को नहीं बिठा सकती। इस पर कृष्णा सोबती कहती है कि ममता माँ सिर्फ ममता ही है क्या? उसके अस्तित्व और व्यक्तित्व के सब सूत्र अब भी पिता, पति और पुत्र के हाथ में है। महीने भर बाद ईशान के यहाँ माधव का फोन आया कि साहब मैम साहिब नहीं रही। ईशान और अरण्या की दूसरी एक दोस्त है कामिनी। वह भी वृद्धावस्था में पारिवारिक क्रूरता का शिकार हुई है। उसके भैया भाभी उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। वे कामिनी को दवा के बदले नींद की गोलियां देकर बेशुद्ध करते हैं। वह ऊपर कामिनी की देखभाल का नाटक करते हैं, लेकिन कामिनी उनके नाटक को पहचान लेती है। खुक्कू जो कामिनी की देखभाल के लिए रखी है, वह कामिनी की सारी बातें उसके भैया भाभी को बताती है और उनसे पैसा निकालती है। उसके भैया भाभी उसको बिना बताए कामिनी के घर का सौदा करते हैं। उसके घर के ओरिजिनल कागजात गायब है। वह यह बात ईशान और अरण्या को बताती है। कामिनी ईशान की पत्नी लक्ष्मी की सखी है। वह दोनों साथ साथ पढ़ती थी। कामिनी लंदन में काम करती थी। उसने शादी नहीं की थी। उसके भाई उसकी दौलत लूटना चाहते हैं। आजकल वह बीमार हो गई है। उसके भाई उसकी इलाज के बदले में उसे नींद की गोलियां देकर बेशुद्ध करती है। उसके कमरे को बाहर से ताला लगाते हैं। अंदर कामिनी बंदिस्त है। वह कामिनी को फार्म हाउस बुलाते हैं। कामिनी को डर लगता है वह उसे मार डालेंगे। यह बात वह अरण्या को बताती है। कामिनी के घर से अरण्या लौट कर आती है और सोचती है कि बदन पर बीमारी की सौकल और अंदर आत्मा छटपटा रही है। जल्दी ही पहुंच जाएगी नरगिस होम में। नरगिस होम में नहीं, नर्सिंग होम में। सॉरी, नर्सिंग होम में। हाँ। और कोठी उठ जाएगी नई इमारत। अरण्या सोचती है कि कामिनी तो ज्योतिष पढ़कर आई है, फिर उसे अपना भविष्य क्यों नहीं समझता। कामिनी की बातें सुनकर अरण्या को डर लगता है। वह ईशान से कहती है कि हम कर्म में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में परतंत्र। उपन्यास के अन्य पात्र दमयंती और कामिनी आदि को बुढ़ापे ने घेर रखा है, पर अरण्या अपने आप को युवा समझती है। अरण्या पारिवारिक जीवन के झंझटों से मुक्त है। ईशान परिवार को सुरक्षा की नींव समझता है। दोनों के विचारों में काफी मत भिन्नता है। ईशान और अरण्या के जन्मदिन की तारीख एक है। उस दिन वह अपने मित्रों को घर बुलाते हैं। अरण्या ने 2 केक लाए हैं। वे कहती है, ईशान हमारी जन्मतिथि एक है, पर मैं और आप 2 व्यक्ति हैं। लेकिन नौकर बहादुर केक को उठाकर कचरे की बाल्टी में फेंक देता है। अरण्या को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ईशान की जिंदगी में मेरी जगह केक की तरह है, जो कचरे के डिब्बे में फेंका गया। की इस स्थिति को वह कतई स्वीकार नहीं करती। वह घर लौट जाती है। अरण्या अपने फ्लैट को लेकर चिंतित है। उसके कागजात भी ठीक नहीं और उस पर लोन भी था। ईशान से उसने फ्लैट की बिक्री के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वह अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताना चाहती। उसने तय किया था कि फ्लैट को बेचने के बाद वह अपनी सहेली विनीता के घर में रहने का इंतजाम करेगी। यह बात जब ईशान को पता चलती है, तब ईशान अरण्या को अपने घर में रहने का अनुरोध करता है। ईशान कहते हैं कि देखा अरण्या, जो कहने जा रहा हूँ उसे हंसी में मत उड़ाना। अगर मैं यह कहूँ कि एक कमरा, अटैच बाथरूम, एक बालकनी तुम्हारे लिए मैं फ्लैट में ही मौजूद है। इस बात पर सोचने के लिए अरण्या एक दिन का वक्त मांग लेती है।
दोनों भी जानते थे कि जो वक्त बीत गया है एक दूसरे को जाने बिना ही पुराने कैलेंडरों में खो गया, उसे तो लौटाया नहीं जा सकता। विवेक उपन्यास में अरण्या जब पहली बार ईशान के कमरे में सोती है तो रात की क्षमा में भोर के आसपास जो वृद्ध आत्माएं अपनी जर्जर देह के भीतर मालकस राग के साथ झंकृत हो उठते हैं। वे तन से निकट नहीं आए किंतु मन से बिल्कुल पास है। इस संदर्भ में अरविंद त्रिपाठी का कहना है, हम नौजवान लोग समझते हैं कि प्यार हम ही कर सकते हैं, अभिसार भी हम ही कर सकते हैं, बूढ़ों क्या खास प्यार करेंगे, पर सच्चाई यह है कि प्रेम कभी मरता नहीं और न ही वह उम्र का मोहताज है। अरण्या के व्यक्ति में लेखिका का आत्मा से नजर आता है। साहित्य जगत में कृष्णा के व्यक्तित्व में लेखिका का आत्मा से नजर आता है। साहित्य जगत में कृष्णा सोबती जी ने अपने साहसी होने का परिचय दिया है। समय सरगम के बहाने कृष्णा सोबती ने अपने साहसी होने का परिचय दिया है। समय सरगम के बहाने कृष्णा सोबती जी ने बुजुर्गों की दुनिया की मस्ती के साथ ऐसे अनेक मनोभाव को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। कृष्णा सोबती सपनों के संसार से नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ को कहानी से जोड़ती है। समय सरगम यह जीवन रूपी समय का राज है। इसमें अनेक बंदिशें हैं, राग, अनुराग, विराग, नेह, प्यार, दुलार आदि। समय बहाने हमें सम्मोहित करता है, उदास करता है, मन के अंदर का पाछली उड़ान के लिए फड़फड़ता है। संचित जीवन का यही राज है। पूजा यस मैम। हाँ, जब प्रियंका जी ने बताया कि कथा वस्तु क्या है, अब आप इसके सारांश पर चले जाइएगा। बस इनटू शॉर्ट में ब्रीफिंग में बता दीजिए कि प्रियंका ने किस पर बात छेड़ी। क्या क्या बताया प्रियंका ने? हाँ, चलिए नेक्स्ट कौन है? पल्लवी? नहीं मैम, पूजा ही है, पात्र उसका ही पॉइंट है। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने जो बातें बताई, अब प्रियंका ने बताया तो पूजा नहीं बता पा रही है। प्रियंका, अब और कौन कौन जुड़ा हुआ है? रीना जुड़ी है। रीना, क्या आप बता पाओगे? इन्होंने जो बातें बताई बट इनटू शॉर्ट में बताना है। ये जब मैम मैं बताऊं क्या? हाँ, चलो बताओ। प्रियंका ने बताया, मेरा नाम पूजा शर्मा है। प्रियंका ने बताया कि कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया समय सरगम यह उपन्यास उन्होंने 2000 में लिखा था। यह उपन्यास कृष्णा सोबती जी ने बूढ़ों की दुनिया पर लिखा है। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती ने एक पात्र आरण्या को अपनी जगह रखकर यह उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में जो पात्र है वो सभी जीवन के अंतिम तौर से गुजर रहे हैं, मतलब वृद्ध अवस्था में है। आरण्या जो अकेली औरत है, आरण्या ने शादी नहीं की। आरण्या को अकेले रहना ही पसंद है। आरण्या ने अकेले रहने का ही सोच लिया। आरण्या पेशे से लेखिका है, मतलब कि यह जो आरण्या है, यह कृष्णा सोबती है, उन्होंने अपनी जगह इस आरण्या को रखा है। उम्र से बूढ़ी है, लेकिन तन से बूढ़ी है, लेकिन मन से एकदम जवान है वह। और उनके एक दोस्त है जो उनके पड़ोसी है, नायक बुजुर्ग ईशान है, जो विदुर है, मतलब उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। और एक लौता बेटा था जो दुर्घटना में उसकी भी मृत्यु हो गई। ईशान जो है वो परंपरागत ढांचे में डाला हुआ है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, संस्कार वगैरह। ओके, और वे
हमें समझ में आ रहा है, ईशान बढ़े आगे। ईशान और आरण्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों जीवन के उत्तरार्ध में मतलब जीवन के वृद्धावस्था में पहुंच गए। आरण्या के माध्यम से कृष्ण सोप्ती को बताना चाहती कि आरण्या जो है उसके उनके थ्रू कृष्ण व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पारिवारिक जीवन से अलग रहने की वह व्यक्तित्व समझ कृष्णा सोप्ती कह सकती है कि अकेले भी हम हमारा जीवन रह सकते हैं, हमें किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आरण्या है वो परिवार जो जॉइंट वगैरह फैमिली रहती है उस पर विश्वास नहीं रखती। वो कहती है कि परिवार की जो घुटन भरा वातावरण है उसमें व्यक्ति का जो विकास है वो संभव नहीं है। आरण्या जो है उनके व्यक्तित्व में लेखिका झलकती है क्योंकि वो पेशे से लेखिका है। ईशान भाग्यवादी है, न्यायवादी है और अफसर है रिटायर। उनकी 2 बेटियां है जो बाहर पढ़ती है। एक बेटा था वो दुर्घटना में मर गया। वो ईशान जो है वो उनके बेटे को बहुत याद करते हैं और उनके जो पत्र है वो पढ़ते हैं। और अंतिम पड़ाव में जब आरण्या ईशान के जीवन में आती है तो उनका जीवन हरा भरा हो जाता है। मतलब कि आरण्या जब ईशान की जिंदगी में आती है तो वो एक दूसरे के साथ दो अच्छे दोस्त है। वो तो एक दूसरे के साथ चाय नाश्ता डिनर यह सब शेयर करते हैं। वह तन से पास में नहीं आए, तन से निकट है लेकिन मन से दोनों पास पास में है क्योंकि वो बहुत अच्छे मित्र और पड़ोसी भी हैं। तो इसमें वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों अकेले हैं तो क्यों ना हमारा सुख दुख दोनों साथ में बांट लिया जाए। जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां है उन्हें हम समेट ले। और जो आरण्या है उनका कहना है वो हर पल खुशी से जीना चाहती है और उन्हें मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं है। क्यों जैसे कोई कोई सोचता है बुढ़ापे में आगे अब मैं मर सकता हूँ, अब मैं मर सकता हूँ, वैसे हमारी आरण्या बिल्कुल भी नहीं है। आरण्या को मृत्यु की कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं है। वो अपनी जिंदगी खुशहाल जीती है। वो आगे बढ़कर जो पल हमारे पास एंजॉयमेंट करने को आए हैं उन सबको पकड़ना चाहती है। वो ईशान को भी कहती है अगर एक बार चुकी तो चुकी गई, इन पलों को अपने हाथों में समेट लो। फिर ईशान को 1 महीने के लिए दिल्ली जाना रहता है। तो वो जाने से पहले उनके घर के जो टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल जो है और घर की चाबी वो आरण्या को देके जाते हैं और एक वसीयत की कॉपी मतलब प्रॉपर्टी की कॉपी देके जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सब मेरी बेटियों को मिल जाएगा। और एक अभी नया कैरेक्टर है अपने पास, दमयंती, जो ईशान की दोस्त है। दमयंती जो है वो भी वृद्ध अवस्था में ही है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनको बहू बेटे भी है।